कई फीडबैक में बच्चों ने पूछा कि रफेल और J-10C का कंपैरिजन बताइए, तो मैंने सोचा आज इस चीज़ पे एक वीडियो बनाता हूँ। भारत के पास 4.5 जनरेशन फाइटर है रफेल, जो हमने अभी 5-6 साल पहले भारतीय वायुसेना में फुली ऑपरेशनलाइज किया था, और अभी ऑप्शन सिंदूर में चाइना के दिए हुए J-10C भी प्रयोग किए पाकिस्तान ने। आइए इन दोनों के बारे में कुछ कंपैरिजन करते हैं। ये इसलिए दिया था चाइना ने J-10C कि भारत के रफेल्स को काउंटर कर सके, क्योंकि जब भारत ने रफेल खरीदे तो पाकिस्तान चाइना के पास गया और बोला कि हमारे को ऐसे एयरक्राफ्ट दीजिए जो इनके 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को काउंटर कर सके। तो पेपर पे इन दोनों के स्पेक्स बहुत क्लोज लगते हैं। दोनों 4.5 हैं, दोनों में AESA रडार है और दोनों BVR मिसाइल कैरी करते हैं, लेकिन एयर कॉम्बैट स्पेक्स शीट्स पे डिसाइड नहीं होता। एयर कॉम्बैट है वो ऐसे कंपैरिजन में डिसाइड नहीं होता। तो मैं इसलिए आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि इनके अंदर क्वालिटीज हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म में जो इसको अंतर देती हैं एक दूसरे के कंपैरिजन। एक ऑनेस्ट वर्डिक्ट दूंगा और कोई ऐसा बायस नहीं है कि मैं भारतीय एयरक्राफ्ट की तरफ ज्यादा रहूंगा। भारत ने, आपको मालूम होगा कि 36 जहाज लिए थे रफेल, और पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला कि हमारे पास सिर्फ F-16 और JF-17 है। एडवांस्ड F-16 मांगे थे जो कि अमेरिका ने मना कर दिया। उन्होंने यूरोप के पास गए थे, पाकिस्तानी बोला था हमारे को टाइफून और ग्रिफिन चाहिए जो कि उनको बचा पाएगा, बट यूरोप ने वो जहाज भी नहीं दिए। तो अंत में चाइना के पास J-10C था, और इसके अंदर J-10C में एक WS-10B टर्बोफैन इंजन है और KLJ-7A AESA रडार है। ये पाकिस्तान ने 25 लिए थे जो एक्सपोर्ट वर्जन है, और ये एक्सपोर्ट वर्जन जो है ये इनके एडवांस वर्जन नहीं। तो चाइना के पास अपने J-10 है, उसका एक नॉच लोअर है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये इन्होंने जो इनका मिन्हास एयरबेस है कामरा में, वहां पे रखे हुए हैं उन्होंने पाकिस्तान ने। अब ये क्वेश्चन आता है कि J-10C रफेल को एक्चुअली काउंटर कर पाएगा कि नहीं है। चलिए इसके ऊपर कुछ बात करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन है, ये एरोडायनामिक्स, इंजन थ्रस्ट, रडार वर्सेस जो इसकी कॉम्बैट पोटेंशियल है उसके ऊपर काज करते हैं। तो ये जो रफेल है ये दासो का बना हुआ एयरक्राफ्ट है, जो कि ट्विन इंजन है। इसमें 2 इंजन है रफेल में, और वो जो इंजन है वो स्नेकमा के हैं M88, और उसी का प्लांट भारत में ओवरऑल का हैदराबाद के पास प्रधानमंत्री ने अभी कुछ महीने पहले इनॉग्रेट किया था। तो M88 जो साफरान का स्नेकमा इंजन है वो करीब 50 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट देता है, करीब 75 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर के साथ देता है। ये मैंने बनाया भी था, इस पे करीब मार्क 1.8 स्पीड पे जाता है, डे नाइट ऑपरेशन के लिए है। जो कि J-10C से जब कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर एक ही इंजन है। ये देखिए अंतर, रफाल में 2 इंजन है, J-10 में एक ही इंजन है। और ये चेंगडू की एजेंसी जो चाइना वहां पे बना हुआ है, इसके अंदर WS-10 टर्बोफैन है और 130 किलो न्यूटन, बहुत ज्यादा थ्रस्ट है कंपैरेटिवली रफेल से विद आफ्टर बर्नर, और इसकी मार्क स्पीड है वो 2.2 के करीब है। और जो इसका एक्सपोर्ट वर्जन है जो उन्होंने पाकिस्तान को नहीं दिया है वो J-10CE है, पाकिस्तान के पास सिर्फ J-10C है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर एक इंजन कभी किसी कॉम्बैट में या किसी इमरजेंसी के साथ हिट भी हो जाता है तो रिकवरी बहुत इजी होती है ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट में बनस्पत सिंगल इंजन में। और जो रफेल पे है वो RBE-22 AESA रडार है, ये थालिस का बना हुआ है, और जो फ्रेंच एयरफोर्स IF है दोनों इसको यूज करती हैं। जो J-10C है उसके पास मैंने जैसे आपको बताया था कि KLJ-7A रडार है, और इसका कोई रियल कॉम्बैट रिकॉर्ड अभी तक अवेलेबल नहीं है, जबकि रफेल कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा काम कर चुका है। एरोडायनेमिकली रफेल का जो डेल्टा कैनार्ड का कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप देखें तो कॉकपिट के पास इसके 2 ऐसे कान जैसे निकले हुए हैं रफेल के, उसको कैनार्ड बोलते हैं, और ये ऐसे मूव करते हैं टू गिव लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस में इसकी मैनूवरेबिलिटी के लिए। तो ये लो स्पीड हैंडलिंग में बहुत ही उम्दा है J-10 और ये कैनार्ड डिजाइन के हिसाब से। तो हाई स्पीड नहीं है, जब कॉम्बैट होता है, जब स्लो स्पीड की मैनूवरिंग होती है तो उसमें रफेल बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। और रफेल के जो ट्विन इंजन रिलायबिलिटी है, प्रूवन रडार है,
क्योंकि युद्ध में यूज हो चुका है, ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, और इसकी जो स्लो स्पीड हैंडलिंग है मेरे हिसाब से उन चीज़ों में राफेल J-10 से आगे है। नेक्स्ट हम डिसाइड करते हैं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल्स हैं, BVR मिसाइल जिसको कहते हैं, ये डिसाइड करता है कि युद्ध में कौन जीतेगा। मॉडर्न एयर कॉम्बैट में राफेल जो है एयरक्राफ्ट वो BVR 2 कैरी करता है, और चाहे वो मीटियोर हो चाहे वो मीका हो। जो मीटियोर है दुनिया का बेस्ट BVR माना जाता है। इसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर प्लस है, और जो इसका नो एस्केप जोन है वो करीब 60 किलोमीटर का है, और ये डक्टेड रॉकेट इंजन यूज करता है, मतलब ये पूरी फ्लाइट में पावर्ड रहता है। दुश्मन का पायलट जो भी मैनूवर करे मीटियोर उसे कैच कर सकता है। G-10C के पास मीटियोर का कोई जवाब नहीं है मेरी समझ से। दूसरा है मीका, जिसकी रेंज करीब 60 से 80 किलोमीटर है, और एक यूनिक कैपेबिलिटी है इसके पास, उसको LOAL कहते हैं, LOAL, तो दैट इज लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। तो मतलब राफेल पायलट मीका लॉन्च कर सकता है बिना नोज ऑन करके, बिना उसको देखे। एनिमी का रडार जब लॉक ऑन करता है उसके बाद वो फायर कर सकता है, और मिसाइल लॉन्च के बाद ये J-10C पायलट के लिए नाइटमेयर है, और उसको पता ही नहीं चलता कि मिसाइल किधर से आएगी। अब J-10C के पास PL-15 मिसाइल है, रेंज रिपोर्टेडली 150 प्लस किलोमीटर है। ये एक सीरियस मिसाइल है, और मैं इसको डिसमिस नहीं करूंगा, क्योंकि PL-15 है उसकी क्षमता भी अभी मैं पढ़ रहा था चीन काफी हद तक बढ़ा रहा है। लेकिन एक और चीज क्रिटिकल है, रेंज और इफेक्टिवनेस अलग है। PL-15 का नो एस्केप जोन मीटियोर जैसा नहीं है। PL-15 सॉलिड फ्यूल वाली है, और एक पॉइंट के बाद वो कोस्ट करता है, पावर्ड नहीं रहता। और राफेल का जो स्पेक्ट्रा EW सूट है, जो मैं सेक्शन आगे कवर करूंगा आने वाले में, उसमें जो PL-15 को सीकर को जैम कर सकता है। ये कंपेरेबल हैं दोनों शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। ये मेरे हिसाब से रफली करीबन बराबर रहेगा, बट मीटियोर का नो एस्केप जोन और मीका का LOL कैपेबिलिटी राफेल को जो BVR एक्सचेंज में स्ट्रक्चरल एडवांटेज देता है वो PL-15 से कहीं ज़्यादा है, और PL-15 का क्लेम्ड रेंज जो रियल वर्ल्ड स्पेक्ट्रा के सामने है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। ये जो इनविजिबल फाइट है उसको डिसाइड करता है। तो राफेल के पास जैसे मैंने बताया कि स्पेक्ट्रा सेल्फ प्रोटेक्शन एंड थ्रेट रिकग्निशन काउंटर मेजर है, और ये थैलेस का बनाया हुआ है। ये सिंगल एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो साइमल्टेनियसली रडार वार्निंग, मिसाइल अप्रोच, लेजर वार्निंग, जैमिंग, शेफ IR डिप्लॉयमेंट और इलेक्ट्रॉनिक अटैक सबको एक साथ ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। और जो स्पेक्ट्रा का मतलब है, अगर J-10C पायलट PL-15 फायर करता है राफेल से, तो स्पेक्ट्रा मिसाइल उसको डिटेक्ट कर सकता है, और जो PL-15 का सीकर है वो उसको जैम कर सकता है। पायलट को क्यू देता है मैनूवर के लिए, और सब 1 सेकंड के अंदर है। जब J-10C का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है ने ये चाइना ने एग्जैक्टली बताया ही नहीं है कि उसमें EW सूट कौन सा है, तो कोई भी बैटल टेस्टेड रिकॉर्ड नहीं है, और इनका कोई भी जो EW सूट है उसका इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं मिला। जबकि स्पेक्ट्रा ने IAF का साथ दिया है, और बहुत सारी लड़ाइयों में उसने उसका युद्ध में काम किया है। तो फ्रेंच और इंडियन इंटेलिजेंस से बिल्ड किया गया एक हमारे पास लाइब्रेरी है, और जो रडार सिग्नेचर्स हैं जो J-10C के पास हैं वो उस पर ट्रेंड है। तो स्पेक्ट्रा मेरी समझ से एक जनरेशन आगे है चाइनीज EW सूट से, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सर्वाइवेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे IAF ट्रेनिंग की और पाकिस्तानी ट्रेनिंग की, जहाँ पे पायलट्स की क्षमता को बहुत हद तक मापा जाता है। तो भारत के जो राफेल स्क्वाड्रन्स हैं वो आपको मालूम ही है, उसमें 2 जगह हैं, और उसमें सबसे एलीट पायलट्स को ट्रेन किया जाता है, और करीब 200 घंटे के करीब हर पायलट पर साल फ्रंट लाइन फ्लाइंग में यूज़ करता है। और उसके साथ ये नहीं है, जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज है जो दुनिया के बेस्ट पायलट्स आते हैं US की, उसमें हमारे पायलट जाते हैं, और उसमें हमारे कोप इंडिया एक्सरसाइज हैं, अमेरिकन F-15 और F-16 पायलट्स के साथ टैक्टिक्स में काम करते हैं। हमारी जो अपनी भारत में एयरफोर्स की टैक्टिकल यूनिट्स हैं वहाँ पे ये एक्सपीरियंस लाके हमारी कॉम्बैट डॉक्ट्रिन डेवलप होती है। हमारा क्लासिफाइड इन हाउस कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है इन्फॉर्मेशन,
और स्पेसिफिकली ट्रेनिंग में मीटियोर, मीका, स्पेक्ट्रा, हैमर, स्कैल्प, इन सब के साथ ऑपरेट करने के लिए सिखाया जाता है। पाकिस्तान के जो J-10 पायलट्स हैं वो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट पे ट्रेंड हैं, चाइनीज़ डॉक्ट्रिन्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान हर साल कॉमन एक्सरसाइज करता है शाहीन। तो उसकी जो एस्टिमेटेड सॉर्टी रेट्स हैं करीब 140-160 घंटे हैं, और ये नया प्लेटफॉर्म है। तो जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं उनको चाइनीज़ टैक्टिक्स जो ये हर साल जो एक्सरसाइज करते हैं शाहीन, उसमें इनको रिफाइनमेंट दी जाती है। बट जानने वाली ये बात है कि उनकी एक टैक्टिक्स जो F-16 की है वो अमेरिकन प्लेटफॉर्म से है, और दूसरी जो J-F-17 और J-10 की है वो चाइनीज़ उस पर है। सो जो एयरफोर्स की पायलट्स हैं वो बेटर ट्रेंड हैं, मोर इंटरनेशनली एक्सपोज्ड हैं, बेटर उनके पास EW सूट्स हैं और बेटर होनिंग है, ये मेरी समझ है। बट ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पायलट्स भी काफ़ी अच्छे और वेल ट्रेंड हैं, बट थोड़ा सा एज मेरी समझ में हमारी ट्रेनिंग को और हमारी कैपेबिलिटीज़ को जाता है। हम बात करेंगे स्टैंड ऑफ वेपन्स की। आज आपने देखा होगा ऑप सिंदूर में बिना लड़े जहाज एक दूसरे के सामने नहीं आए हैं, और एक दूसरे को जो स्टैंड ऑफ वेपन्स को यूज़ किया था उसका कोई खास उत्तर नहीं है मेरी समझ से J-10C के पास। तो जो रफेल का जो प्रिसीजन स्टैंड ऑफ वेपन है वो पहले हैमर है, उसकी फुल फॉर्म है जो मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी बताई थी, हाईली एजाइल मॉडुलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये हैमर की फुल फॉर्म है। और ये साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसकी रेंज करीब 70 किलोमीटर के आसपास है, GPS और इंफ्रारेड गाइडेंस के हिसाब से काम करता है। और हैमर से पहले रफाल पाकिस्तानी एयर डिफेंस की रेंज के बाहर से पाकिस्तान के किसी भी टारगेट को हिट कर सकता था। तो हैमर ने एक्चुअल कॉम्बैट में अपने आप को प्रूव किया है, और उसको फ्रांस ने माली में भी यूज़ किया है, अफ्रीका में और चैड में भी यूज़ किया है। और दूसरा जो इनके पास एक वेपन है वो है स्कैल्प EG। ये जो 500 किलोमीटर की रेंज है, ये क्रूज मिसाइल है स्कैल्प, और ये रफेल से लॉन्च होता है, लो ऑल्टीट्यूड टेरेन फॉलोइंग में है, और ये रेडार को इवेट करता है जो स्कैल्प है। और इंडिया ने 2019 में बालाकोट में स्ट्राइक्स के लिए स्पाइस को यूज़ किया था। तो स्कैल्प उससे भी गहरी कैपेबिलिटी रखता है। स्कैल्प से रफाल ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, तो J-10C है उसकी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी ऑफिशियली काफ़ी हद तक बाहर है। चाइना के C-802, YJ-91 एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं, लेकिन हैमर या स्कैल्प जैसी प्रिसीजन लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। तो इसका टेक्निकल ये मतलब है कि रफेल पाकिस्तान की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर से उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ये डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है आने वाले युद्ध में भारत को काफ़ी क्षमता दे सकता है। जो ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट है, जैसे दोनों स्क्वाड्स की डॉक्ट्रिन्स हैं, चाहे रफेल की हो या J-10 की हो, आइए उसके ऊपर एक बात करते हैं। तो डॉक्ट्रिन और डिप्लॉयमेंट दोनों एयरक्राफ्ट कैसे यूज़ होंगे और कैसे रियल वॉर में काम करेंगे। तो रफेल के दो प्राइमरी रोल है। पहला एयर सुपीरियरिटी, जिसमें कि BVR जो में मीटियोर और मीका से पाकिस्तानी फाइटर्स को एंगेज किया जाएगा, और दूसरा है डीप स्ट्राइक, और हैमर और स्कैल्प से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो जो S-400 एयर डिफेंस अम्ब्रेला के साथ काम करेगा, तो ये उसको S-400 इन जहाज़ों को कवरेज देगा। पाकिस्तान पायलट्स एक वक्त में रफेल को एंगेज करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ उनको S-400 से बचने होगा। तो ये एक बहुत ही कॉग्निटिव स्किल रहेगी मेरी समझ से, ये काफ़ी कठिन रहेगा उनके लिए। जो J-10C है उसका प्राइमरी एयर डिफेंस रोल है, पाकिस्तान की एयर स्पेस को डिफेंस करेंगे। तो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के लिए पाकिस्तान प्राइमरीली F-16 को यूज़ करता है, और ये जैसे मैंने बताया कि F-16 पाकिस्तानी जो है अमेरिका के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एक हाथ पे उनके पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटी के लिए अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, और डिफेंसिव कैपेबिलिटी के लिए चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है। तो भारत के पास 36 रफेल है, और पाकिस्तान के पास करीब 25 J-10s है। और ये जो सुपीरियरिटी है नंबर्स में
और भारत 114 और रफेल खरीदने वाला है। तो उसके बाद जो हमारी रफेल और S-400 की जो इंटीग्रेशन है, उसके बाद इनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा J-10Cs के लिए। पाकिस्तानी पायलट्स कॉम्पिटेंट है, बट जो अनसर्टेनिटी है उनकी सप्लाई लाइंस में और उनकी इंटीग्रेशन में और उनकी जो डेप्थ नहीं है जोग्राफिकली, ये बहुत मैटर करती है। तो फाइनली आखिरी बात मैं ये कहूँगा, अगर आपको एनालिसिस में रफेल को सुपीरियर लगा है तो उनको अपने जो क्षमता है वो बढ़ानी पड़ेगी। और जैसा सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान अब चाइना से J-20 जो उनके 5th जनरेशन है वो लेने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया है कि उनको अपनी जो एरियल क्षमता है उसको बढ़ाने की ज़रूरत आ गई है। और ऐसे और जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए और ऐसी चीज़ें शेयर कीजिए जिसमें स्पेसिफिकली एयर पावर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी आने वाले दिनों में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।